जो लोग आज कह रहे हैं कि बीफ की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें जानना चाहिए कि सावरकर ने कहा था कि गाय गधे के बराबर है, गाय कुत्ते के बराबर है, और जो गाय के पूजता है उसकी भी उन्होंने अपने कड़े शब्दों में निंदा की थी। तो ऐसे लोगों को जानना बाप रे बाप, चाहिए। ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें तो राइट विंग जानती ही नहीं होगी, मोदी भक्त जानते ही नहीं होंगे ऐसी चीज़ें। यही फ़र्क है बुनियादी कांग्रेस और भाजपा में। हाँ। नेहरू 80 से अधिक किताबें लिख चुके हैं, हम्म। आइडिया ऑफ इंडिया से लेके तमाम सारे चीज़, जिसकी रॉयल्टी आज भी करोड़ों में आती है। मोदी जी ने कितना लिखा है? कोई राइट विंग का आदमी हम्म। एक भी, मोदी जी तो खैर मैं नहीं मानता हूँ कि पढ़े लिखे आदमी है। और सावरकर जेल से छूटने के बाद ना कभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिए। इवन भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन को आप देखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों के साथ मुखबिरी में संलिप्त थे। अच्छा। तो ये ऐतिहासिक दस्तावेज है जो बता रहा है, और उसी को हमारे नेता श्री राहुल जी ने कोट किया है, उसी को जनता के सामने रखा है। लेकिन इस चीज़ को आप जैसे लोग दिखाते हैं, सच तक और आज तक वाले नहीं दिखाते हैं। एनएसयूआई छोड़ करके आप एबीवीपी क्यों नहीं ज्वाइन किए, आईसा क्यों नहीं ज्वाइन किए? उन लोगों से क्या मतभेद रहा, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफर करती हैं एनएसयूआई और दूसरे संगठनों में? मोदी जी की पूरी फोटो लगी है, लेकिन उस मंदिर का शिखर 6 सालों से टूटा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो बीजेपी का प्रचार बोलता है और कांग्रेस के काम बोलते थे। दोस्तों, हमने कुछ लोगों से आपको मिलवाया, बहुत लोगों से मिलवाया, हम हाथों पे गिन नहीं सकते, उनका नंबर भी एक कॉपी में लिख नहीं सकते, इतने लोगों से मिलवाया। जिनमें से ये एक शख्स आपके सामने खड़ा है, छात्र हैं ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, और एनएसयूआई जो कांग्रेस की एक पीठ है, छात्र संगठन है, उससे जुड़े हुए हैं। क्या हैं आप उसमें? मैं वहाँ का अध्यक्ष, अभी एनएसयूआई का अध्यक्ष। अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होकर के कैसा फील होता है भाई साहब? मैं अध्यक्ष बनूंगा तो कैसा फील होगा? देखिए, एक छात्र के तौर पे जो तमाम सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हाँ, वो गड़बड़ियाँ जब हो रही है, तो एक जिम्मेदारी के साथ मुखरता से मैं लगातार कैंपस में पिछले 4-5 सालों से एक्टिव हूँ, और उसी जिम्मेदारी को देखते हुए हमारे संगठन ने हमें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। और पढ़ाई लिखाई के साथ जो हमारा वक्त बचता है, तो मैं देखता हूँ खुद को कि मैं टेबल टेनिस अच्छा नहीं खेल सकता हूँ, मैं क्रिकेट अच्छा नहीं खेल सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक दूसरे के साथ सहायता ज़रूर कर सकता हूँ। तो उसी स्वभाव के साथ, उसी विचार के साथ मैं लगातार लगा रहता हूँ, और कैंपस में अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, और जो भी हमसे हो सकता है उसको लेके लगातार जिम्मेदार अधिकारियों तक छात्रों की जो बातचीत है उसको पहुँचाते रहता हूँ। समय पे इसके लिए हमें दंडित भी किया जाता है। दंडित किया जाता है। और हम सोचे ना कि ये जो पूरा वीडियो है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए एक बढ़िया सी टैग लाइन, बढ़िया सा एकदम पंच लाइन स्टार्ट करे दे, लेकिन ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं कुछ बनावटी पंच लाइन देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोदी जी की, माननीय नरेंद्र मोदी, जो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आ रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, बीएचयू में आ रहे हैं, और वड़क्कम काशी करके बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स हर 10 कदम दूरी पे बीएचयू में लगे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। पता नहीं, अगर कांग्रेस अगर ऐसा कुछ कर रही होती तो क्या बीएचयू में उसको ऐसा स्पेस मिलता? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बुनियादी फ़र्क है। आप जब आज़ादी के आंदोलन में देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि सावरकर और नेहरू में क्या फ़र्क थे। अच्छा। देश भक्ति के लिए आज़ादी के आंदोलन में शहीद होने वाले उन लाखों हज़ारों लोगों की क्या कुर्बानियाँ थी, और अंग्रेज़ों से पेंशन पाने वालों की क्या कुर्बानियाँ थी, और दोनों का जो फासला है ना, हम उसी तरह का देखते हैं। आप जब बीजेपी और कांग्रेस की जब बात करेंगे ना, तो बीजेपी का प्रचार बोलता है और कांग्रेस के काम बोलते थे। बीएचयू के भीतर ही जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और काशी तमिल संगम कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। इससे हमारी जो कल्चरल और लैंग्वेज की जो एक दूसरे के साथ जो शेयरिंग है, एक दूसरे को जानने की जो प्रक्रिया है, वो होता है, लेकिन ये प्रचार के माध्यम से न हो। आज लैंग्वेज का डिबेट हो रहा है पूरे विश्वविद्यालय में, मोदी जी का एकमात्र तस्वीर लगा है। आप अगर पूरे कैंपस को घूमें ना, तो जिस मंदिर की लेके आप, चाहे आदि विश्वेश्वर का जो 600 साल पुराना मंदिर है, मोदी जी की पूरी फोटो लगी है, लेकिन उस मंदिर का शिखर 6 सालों से टूटा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और ऐसा नहीं कि जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं है, 2-2 बार उस पर रिट्वीट भी कर चुके हैं, उस पर जवाब भी दे चुके हैं कि मैं देख रहा हूँ।
6 सालों से क्या देख रहे हो जो एक शिखर नहीं बन पा रहा है। हाँ, एक रिसर्च टीम, जब आप इतना रिसर्च करें, क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम राणा रोहित है। राणा रोहित। एक रिसर्च टीम होती है जो आपके दिमाग में हमेशा रिसर्च चल रहा है बेसिक लेवल का, आप स्टूडेंट हैं। एक रिसर्च टीम पीएमओ के भी पास होती होगी जो हर चीज़ को खबर को देती होगी। क्या वो उनसे अनभिज्ञ हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम? लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक मुद्दा है, मैटर है, जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पिछली बार मोदी जी आए थे और हमने एक वीडियो बनाया था कि यूपी पुलिस डरती है बीएचयू के इस छात्र से, ठीक है। तो आज भी वही एक कंडीशन खड़ा हुआ है। आज फिर मोदी जी आ रहे हैं और इनको क्या क्या चीज़ें, क्या परेशानी क्या आ रही है आपको भाई साहब? मैं पढ़ने लिखने वाला मूलतः छात्र हूँ। पढ़ने लिखने वाले लोग कह रहे हैं, अभी आप लोग, कई लोग बोलेंगे कि नेता हैं आप, एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं नेता नहीं है, पढ़ने लिखने नहीं, वाले। अगर पढ़ने लिखने के दौरान कुछ समस्याएं आ रही है, अगर हमारी सिलेबस की किताबें लाइब्रेरी में नहीं आ रहा है और कूड़े कचरे जैसी चीज़ें अगर थोपी जा रही है हम पे, तो अगर उस पर सवाल पूछना अगर नेतागिरी है तो मैं बहुत करूँगा और लगातार करूँगा। अगर क्लास कहीं चल रहा है और हमारे महिला साथियों के टॉयलेट टूटे हुए हैं, अस्पताल में हमारे जैसे ही गरीब गुरबे घर से जो धान बेच के गेहूं बेच के अपनी सस्ती इलाज कराने आ रहे हैं, अगर वो सुबह से शाम हॉस्पिटल में रहते हैं और वो माताओं बहनों का जो बाथरूम है उसके गेट दरवाजे टूटे हैं, तो मैं आईएमएस के इंचार्ज को, वहाँ के तमाम सारे जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी सूचना दूंगा। अच्छा। और अगर वो नहीं बनाएंगे तो मैं उनसे मतलब सख्ती भी बरतूंगा। और अगर ये नेतागिरी है तो इसको करना बेहद पसंद है मुझे। अच्छा राणा जी, एक बात बताइए, 40,000 लोग बीएचयू में हैं और सिंगल आपको, जब मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको फ़ोन आ रहा है और आपको चीज़ें हो रही हैं, आपको रोका जा रहा है, आपको डिटेन कर लिया जाता है। 40,000 लोगों में से आप एक हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों कि पुलिस ऐसा आप करना चाह रही है? आपको क्यों रीच कर रही है? अभी इधर भी मोदी जी आने वाले, क्या बोला पुलिस ने? देखिए, हमें कल ही लगातार थाने चौकी से लगातार फ़ोन आ रहे थे। फिर मैं अपने जो शेड्यूल है मेरी पढ़ाई लिखाई का, उसमें व्यस्त था। फिर एसीपी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं यार, मतलब वो प्रेम भी दिखाते हैं और सख्ती भी दिखाते हैं कि आ जाओ। मैंने कहा यार इसमें क्या है, मतलब पुलिस का हम लोग भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पुलिस सोसाइटी के लिए, पुलिस का काम सिर्फ अधिकारियों के आदेश मानने के लिए नहीं है। जनता के जो अधिकार है उसकी जिम्मेदारियों से उसकी जिम्मेदारी को भी निभाने का है कि उसकी सुरक्षा कैसे दे सकते हैं। तो मैं गया, जब बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अच्छा। हमने कहा कि यार पूरा कोऑपरेशन है भाई, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। कोऑपरेट करिए मतलब मोदी जी आ रहे हैं और आपको फ़ोन आ रहा है कि आप कुछ कोऑपरेट करिए। एक बहुत बड़ा इंसान, विश्व गुरु को लोग मान रहे हैं और भारत एक विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है, और वो जब बनारस में आता है तो इस लड़के से डर जाता है। क्यों भाई, क्यों कोऑपरेट, किस बात का कोऑपरेशन मांग रहे हैं वो? आप क्रिमिनल हैं क्या? मैं तो पढ़ने लिखने वाला छात्र हूँ और किताब कॉपी पढ़ने वाले लोगों को अगर क्रिमिनल कहा जाएगा तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल शायद हो सकता हूँ। तो मोदी जी आते हैं आपको, और जब बनारस में मोदी जी आते हैं और आपको रूम में बंद कर दिया जाता है, साथ में एक पुलिस बैठ जाती है, क्यों? देखिए, बहुत उसके बेसिक से रीज़न है कि क्लास में हम लोग जब यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, तो पढ़ाई लिखाई के दौरान जब क्लास में जो शिक्षक जिसके पास कंटेंट नहीं होते हैं, जिसके पास पढ़ाने के कुछ तरीके नहीं होते। मैं एक वाक्य देता हूँ आपको। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मेरी मैडम है एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी, तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जब बिहार गई तो फटे हाल में बच्चे घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कि यार ऐसे क्यों घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम ये बहुत गरीब है, खाना पीना नहीं खा पाते हैं, इनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा तो इन्हें ड्राई फ्रूट्स दो। मैंने बस इतना मैडम से पूछा कि मैडम उसके कोई सोर्स हैं क्या, अगर मुझे भी आप मुहैया करा दे तो मैं भी पढ़ लूँ। वो डर गई क्योंकि उनके पास नहीं था। तो जब आपके पास कंटेंट नहीं होंगे, जब आपके पास जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं आप उसके लिए एफिशिएंट नहीं होंगे ना, तो आप डरेंगे। मोदी जी के अंदर भी डर यही है। मोदी जी ने कभी विश्वविद्यालय नहीं देखा है, मोदी जी ने पढ़ाई लिखाई को शायद गंभीरता से नहीं समझा है। ये डर उसी का नतीजा है कि वो कैंपस आने से डर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने इस कैंपस की फीस 5 गुना तक बढ़ाई है। उनके गलत नीतियों की वजह से जब आप देखेंगे तो लाइब्रेरी की किताबें, तो कांग्रेस की सरकार, आपने कहा ना कांग्रेस और बीजेपी में क्या बुनियादी फ़र्क है। कांग्रेस के रीजन में 2500 से 3000 किताबें आती थी 2014 से पहले। समय के साथ वो बढ़ना चाहिए था। आज स्थिति ये है कि 794 किताबें ही हैं लाइब्रेरी में हर साल जो आती है, और उसकी फ़ीस 5 गुना बढ़ाई गई है जो लाइब्रेरी के चार्जेज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच 2 बुनियादी क्या फ़र्क है। और इसी सवाल को मैं पूछ ना लूँ, मैं इसी सवाल को लोगों से कह ना दूँ, इसी को लेके तमाम सारे जो प्रधानमंत्री और उनके पार्टी के लोग हैं उनको डर लगते रहता है।
कई लोग जैसे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो यूथ हैं, शायद उनको नहीं मालूम है कि किसी को काला झंडा दिखाना क्या होता है। आप लोगों ने ये काम किया है, बहुत बारी किया है कि नहीं किया है? नहीं, मैंने कभी भी काले झंडे नहीं दिखाई है। मेरा मानना है कि हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं होना चाहिए, उस पूरी सोच से होनी चाहिए। अगर वो सोच गलत है तो मैं एक दिनी क्रांति को भी बहुत बड़ी क्रांति नहीं मानता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। मैं लगातार ग्राउंड पे काम करते रहता हूँ और लगातार लोगों को जो सरकार की गलत नीतियाँ है वो कैसे हमें प्रभावित कर रही है, इसको लेके सचेत करते रहता हूँ। तो हमारा एक दिन का संघर्ष नहीं है, 365 दिन चलने वाला एक कार्यक्रम है। तो मुझे काले झंडे, नील की स्याही, इसमें बहुत भरोसा नहीं है। तो ये जो भी प्रशासन है, क्या मतलब वो सख्ती से पेश आती है? पिछली बार आपको जब 24 घंटा डिटेन किया गया, रूम में आपके लोग बैठे, लोग क्या बोलते हैं, यूपी पुलिस के कांस्टेबल बैठे थे ना, हम ही उसको शूट किए थे। हाँ, तो फिर बाद में बातें क्या हुई? कुछ बातें होती हैं आपकी ऊपर लेवल पे कि क्या मज़ा आया उन लोगों को ये करके? देखिए, कांस्टेबल तो काफ़ी इम्प्रेसिव थे। जो उनकी बातचीत हो रही, जब उनके कॉल आ रहे थे उनके घर वगैरह से, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो पढ़ने लिखने वाला ही कहा है कि कहा है गिरफ्तार के लिए रहा। अच्छा। कि मैंने उनको किताब भी दिया पढ़ने के लिए। मैंने कहा कि भैया मेरे पास एक किताब ही है। और वो हमारी अच्छी बातें थी कि हमारी पृष्ठभूमि से ही थे। उनके घर पे भी खेती होती थी, मेरे घर पे भी खेती होती है। उनके घर पे भी 2 जोड़े बैल थे अपने दादाजी के ज़माने में, मेरे घर पे भी 2 जोड़े बैल थे। तो बड़ा वो मतलब लगता था कि ऐसा कि वो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हूँ, और हमारा विरोध तो कभी कांस्टेबल से हो नहीं सकता ना। तो हमारे घर के ही लोग हैं। बीएचयू के बारे में बात करें तो क्या ये पूरी राइट विंग यूनिवर्सिटी है या फिर कुछ लेफ्ट भी इन्फ्लुएंसिव है यहाँ पे? देखिए, बीएचयू कभी राइट और लेफ्ट की बाइंड्री में नहीं फंसा है। बीएचयू एक स्वतंत्र, आप कह सकते हैं, विचारों को जन्म देने वाला एक स्थान है। आदमी खुद से अपनी ओपिनियन को तैयार करता है और फिर उसी हिसाब से किसी विचारधारा को चुनता है। हाँ, आज के दौर में विचारधारा थोपी जा रही है गलत तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कि मैं ही जब किताबें की बातें करता हूँ, जब क्लासरूम की बातें करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि जिस काशी तमिल संगम में आप आ रहे हैं, आपने आज से ही, आज दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, मतलब मैं साझा करना चाहूँगा आपसे कि मोदी जी ने लगभग 420 दिन पहले, मतलब 1 साल 1 महीना कुछ दिन पहले, जब उन्होंने जैसे मोदी जी आमूमन करते हैं अपनी भाषणों में, उन्होंने कह दिया कि ये इनकी चेयर स्थापना होगी, इनके कोर्सेज चलेंगे। आज 1.5 साल पूरे होने वाले, वो चेयर काम नहीं कर रहे हैं, वो बनाई नहीं है, वो फाइलों में अटकी हुई है। तो अगर इस सवाल को जब मैं पूछता हूँ तो उन्हें लगता है कि गलत है। पीएम श्री स्कूल लेकर के स्टार्ट करने वाले हैं, पीएम मोदी की एक नई स्कीम, क्या बोलना चाहेंगे? किसी भी तरह की स्कूल का अगर वो उद्घाटन कर रहे हैं या फिर उसको चालू करा रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। सिवाय आपको ये भी देखना चाहिए कि गुजरात, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, जहाँ से गांधी का वास्ता रहा है, उसी जगह पे 600 से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये अफसोसजनक है और प्रधानमंत्री को उसे चालू भी करना चाहिए। पहले जो पुराने स्कूल हैं उसकी समस्याओं को दूर करनी चाहिए, फिर एक नया कदम उठाना चाहिए। पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बिल्ट है, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उनको पहले दुरुस्त करना चाहिए। इस हॉस्टल में 168 कमरे हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। अगर मैं इस हॉस्टल को तोड़ दूँ और फिर से 4 कमरे बना दूँ तो आप इसे क्या कंस्ट्रक्शन कहोगे? मोदी जी यही काम कर रहे हैं। 600 स्कूल को बंद करके आप 4 स्कूलों का क्या उद्घाटन करोगे? अच्छा होता है कि उस 600 स्कूलों को ही आप बेहतर तरीके से चल रहे थे, उसको चला लेते। तो मोदी जी के क्या मतलब, इतना ज़्यादा डरते हैं कोई लोग आपसे? हमको तो कुछ खास नहीं दिख रहा है भाई साहब कि आपसे कोई डरने वाली भी बात है। इनसे क्या डर लग, आपको इनको देख के डर लग रहा है? नहीं। आपको लग रहा है मोदी जी इनसे डरते हैं? मतलब नहीं। ये आते हैं जब भी मोदी जी यहाँ कैंपस में, बीएचयू कैंपस में, पुराने बार भी यही हुआ था कि इनके रूम में पुलिस बैठी थी, इनको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा जब तक मोदी जी बनारस में हैं, कैंपस में हैं। और अभी कुछ दिन बाद फिर आने वाले मोदी जी और फिर से इनके पास खबर आ गई है कि आपको डिटेन किया जाएगा। ऐसा करना चाहिए किसी गवर्नमेंट को? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कोई एक रीज़न? नहीं पता नहीं, ऐसे। स्टूडेंट लाइफ में हम हैं और सीखने वाली लाइफ होती है। हम सीखते हैं, कुछ कमाते हैं। क्या कमाते हैं? बुद्धि, दिमाग। पैसे तो हमें बाद में मिलते हैं, लेकिन मेंटल ग्रोथ जो होता है, हॉलिस्टिक अप्रोच रख करके जो हम सोचते हैं, वो यही होता है। अगर हम सिर्फ मान लीजिए भक्त हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, तो हमें क्या सीखने को मिलता है? रेदर देन हम भक्त नहीं हैं, रेशनल होकर के काम कर रहे हैं। तो देखिए, चंद्रशेखर की एक लाइन मुझे बहुत अभी याद आ रही है कि वो कहते हैं कि अगर समस्या हो ना, किसी भी समस्या हो, तो एक परंपरा है समझौते की, जो बहुत आसान है कि आज मैं जाऊं और कह दूं भाई कि मैं आपसे बहुत प्रेरित हूं। क्योंकि मोदी जी और भाजपा, पूरी भाजपा जो है, जैसे मैं तो एक छात्र हूँ ना, हमसे लेके और बड़े बड़े लोगों तक
अपने पुलिस से लेकर और ईडी तक का इस्तेमाल कर रही है। तो दो पाठशालाएँ हैं। अच्छा। एक समझौते की पाठशाला है और एक संघर्ष का पाठशाला है। ये आपके ज़मीर पे डिपेंड करता है, आपके रीढ़ पे डिपेंड करता है कि आप कितने कमज़ोर हैं, कितने मजबूत हैं। या तो आप संघर्ष की पाठशाला को चुनिए या फिर आप समझौता करके बैठ जाइए। तो समझौता में स्वीकार नहीं है और हर कोई जो रेशनल होके और समझौता नहीं कर रहा है, आज उसके बारे में दुष्प्रचारित किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो मतलब कांग्रेस की पीठ है लगभग एनएसयूआई, ठीक है, मानते हैं आप? मानते क्या है नहीं, ये मैं हूँ। पूरी? मैं एनएसयूआई से हूँ, जो कांग्रेस की छात्र संगठन है। कांग्रेसी भी है, मतलब हम बोल सकते हैं आप कांग्रेसी हैं? बिल्कुल कह सकते हैं आप। लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी पार्टी है, फंडिंग होता है और राजनीतिक खेल विश्वविद्यालयों में खेलने के लिए एनएसयूआई संगठन बनाई गई है और एक्टिव रहते हैं। कोई भी ऐसा काम जो पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ पे होती है सेंटर द्वारा, जो कि बीजेपी सरकार करती है, उसका विरोध हमेशा, कोई भी नीति हो उसका विरोध कांग्रेस करती है। क्या इसके लिए आप लोग को ऊपर से कुछ पैसा मिलता है कि ऐसे ही यूं ही मन में आया तो कर लेते हैं? देखिए, घर पे थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है हाँ। और वहीं से जो 6-7 हज़ार रुपये आते हैं ना, उसी से 400 की कुर्ते खरीद लेता हूँ, 500-600 की जीन्स खरीद लेता हूँ और 2-4 किताबें पैसे बचते तो भी खरीदता हूँ। लाइब्रेरी में जो नहीं होती है, जो पढ़ने की ज़रूरत होती है, और उसी को लेके जो है पढ़ने लिखने लगता हूँ। उसके लिए बहुत फंड की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत गलत बाइनरी है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है हमेशा लाठी की पॉलिटिक्स रही है, मनी एंड मसल्स पावर की पॉलिटिक्स रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक विचारधारा की लड़ाई है। मैंने पहले भी कहा था कि आदमी खुद पहले सोचता है, अपनी ओपिनियन बनाता है, उसके बाद किसी भी आइडियोलॉजी को चुनता है। तो आपको प्रोटेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? हमें मुझे 100 रुपये की कार्डबोर्ड चाहिए होता है। मैं, हो सकता है अगर मेरे पास पैसे नहीं हो तो मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया 50 रुपये दो। रिसर्च स्कॉलर भी काफ़ी होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ये हमारा संघर्ष का काम है, और जो बहुत जानते भी हैं, ऐसा नहीं है, तो वो आपको 100 रुपये दे देते हैं, 200 रुपये दे देते हैं, जो भी ज़रूरत आपको हो। उसमें क्या आपको लगता है कहाँ से फंडिंग की ज़रूरत है? मुझे फंडिंग की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है और ना ही अभी तक मेरा संगठन ने कुछ ऐसा भेजा है। अध्यक्ष हैं आप एनएसयूआई के बीएचयू में, बीएचयू इकाई अध्यक्ष, काफ़ी बड़ा पोस्ट होता है, सबसे टॉप पोस्ट होता है ये यहाँ पे। एनएसयूआई छोड़ करके आप एबीवीपी क्यों नहीं ज्वाइन किए, आइसा क्यों नहीं ज्वाइन किए? उन लोगों से क्या मतभेद रहा, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफ़र करती हैं एनएसयूआई और दूसरे संगठनों में? देखिए, जब मैं कैंपस में आया था तो हमारी बहुत विचारधारा नहीं थी। मतलब उससे पहले मैं बहुत रेडिकल नहीं था, मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, हो सकता है मेरी मैच्योरिटी लेवल उस हिसाब की नहीं थी। धीरे धीरे सारे विचारधाराओं के लोगों के साथ जाना, समझा। लेफ्ट और राइट की जो बाइनरी है ना, वो हिंसक बाइनरी है। आप दोनों का जब इतिहास पढ़ेंगे ना, चाहे वो गुलवरकर हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे आप लेफ्ट के तमाम सारे माओ, तमाम सारे लोग, वो हिंसक है। और उस हिंसा के बीच में ना कुछ आपको क्रिएटिव नहीं दिखेगा, उस सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप गांधी को पढ़ते हैं ना, नेहरू को पढ़ते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि देश और दुनिया सिर्फ टेम्परेचर से नहीं, टेम्परामेंट से चलती है। तो हमने टेम्परामेंट का चुनाव किया है, हमने एक क्रिएटिव आइडियोलॉजी का चुनाव किया है, जो देश की स्वतंत्रता आंदोलन में जिसके गहरे इतिहास है, जिसने अंग्रेजों को भगाया था, जिसने कई सारे देश भर के विश्वविद्यालयों पे काम किया था, जिसने मानव को बचाने और उसकी बुद्धि को और कितना बेहतर किया जा सकता है, ऐसे आईआईटी एम्स से लेके और तमाम सारे चीज़ों को स्थापित किया था। इस सोच को हमने चुना है। हम कभी भी दंगाई सोच के साथ नहीं जा सकते। सावरकर का नाम बार बार ले रहे हैं, सावरकर जी का नाम बार बार आप ले रहे हैं, तो हमें राहुल गांधी जी का एक शब्द याद आ रहा है। अभी 2 दिन पहले एक बयान वायरल हो रहा है, चिट्ठी दिखा रहे थे कुछ, उसमें बोल रहे थे कि चाटुकारिता करते थे सावरकर अंग्रेजों की। देखिए, वो राहुल गांधी जी सिर्फ नहीं दिखा रहे, भारत की आर्काइव्स और देश दुनिया जो भी जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन को, जो भी आप हिस्टोरिकल लोगों को पढ़ेंगे, चाहे चमन लाल हो, चाहे पुरुषोत्तम अग्रवाल हो, मृदुला जायसवाल हो, तमाम सारे लोगों ने अपने 25-30 सालों के अपने एक रिसर्च के एक्सपीरियंस से बताया है कि सावरकर दर्जनों बार अंग्रेजी हुकूमत से माफ़ीनामा लिख चुके हैं। सावरकर 60 रुपये की पेंशन पाते थे। उस समय उतना वेतन आज के डीएम का भी नहीं था। जो उस समय आईसीएस से जो सिलेक्ट होके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते थे, उनकी वेतन भी उतना नहीं थी। और सावरकर जेल से छूटने के बाद ने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिए। इवन भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन को आप देखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों के साथ मुखबिरी में संलिप्त थे। अच्छा, तो ये ऐतिहासिक दस्तावेज है जो बता रहा है, और उसी को हमारे नेता श्री राहुल जी ने कोट किया है, उसी को जनता के सामने रखा है। लेकिन इस चीज़ को आप जैसे लोग दिखाते हैं,
सच तक और आज तक वाले नहीं दिखाते हैं। नहीं दिखाते हैं। गड़बड़ी यही है, वो जनता के बीच जानी चाहिए। मैं कहता हूँ कि कोई आरएसएस वाला आदमी आके ही मुझे कहे कि राहुल जी ने अगर गलत दिखाया है तो फिर मैं उनको सही प्रिंट दिखाऊंगा कि सर ये सही में सावरकर जी ने लिखा था, और वो उसको वो भी मानते हैं। वो एक हिस्ट्री है दोस्तों जो लिखी गई है उन्हीं के द्वारा। और आर्काइव एक ऐसी चीज़ होती है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को कैसे पाते हैं, कहीं एक संगठित होती है, रखी होती है संग्रहालय में, लाइब्रेरी में, या फिर वो ऑनलाइन मोड में रखी हो चाहे ऑफलाइन मोड में रखी हो, और वहाँ से हम पाते हैं। और वो चिट्ठियाँ निकलती हैं, उसमें ऐसे वाक्य लिखे होते हैं, फिर भी लोग उसको डिनाई करते हैं। कभी कभी लोग सावरकर के लिखी चीज़ों को भी डिनाई कर देते हैं, अरे नहीं ये फेक होगा, ये चीज़ें ऐसी हैं। देखिए अपनी किताबों की बेहद इज्जत करना चाहिए, एक छात्र के रूप में मैं बिल्कुल करता हूँ। और तमाम सारे जो मेरे आरएसएस के भी दोस्तों हैं, एबीपी के लोग भी हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि आप उनका इज्जत कीजिए। आप 30 सेकंड की वीडियो देख के सच्चाई को मत परखिए। आपके क्लासरूम, आपकी किताबें जो है ना, वो जो मूल स्रोत है, ओरिजिन है, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। हो सकता है अगर वो पढ़ लेंगे तो उनकी सोच ज़रूर बदल जाएगी। जो लोग आज कह रहे हैं कि बीफ की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें जानना चाहिए कि सावरकर ने कहा था कि गाय गधे के बराबर है, गाय कुत्ते के बराबर है, और जो गाय के पूजता है उसकी भी उन्होंने अपने करे शब्दों में निंदा की थी। तो ऐसे लोगों को जानना बाप रे बाप, चाहिए। ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें तो राइट विंग जानती नहीं होगी, मोदी भक्त जानते ही नहीं होंगे ऐसी चीज़ें। यही फ़र्क है बुनियादी कांग्रेस और भाजपा में। हाँ। नेहरू 80 से अधिक किताबें लिख चुके हैं, आइडिया ऑफ इंडिया से लेके तमाम सारे चीज़, जिसकी रॉयल्टी आज भी करोड़ों में आती है। मोदी जी ने कितना लिखा है? कोई राइट विंग का आदमी एक भी, मोदी जी तो खैर मैं नहीं मानता हूँ कि पढ़े लिखे आदमी है, क्योंकि इंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई अगर मुझे बता दे कहीं कोर्स चलता हो तो मैं मान जाऊँगा कि मोदी जी ने सही में पढ़ाई लिखाई करी है। और मोदी जी के ऐसे कोई एक्ट भी नहीं होते हैं जिससे मैं समझ पाऊँ कि वो सही में पढ़े लिखे आदमी है। शायद वो यही मूल कारण है जो कि वो छात्रों से डरते हैं और विश्वविद्यालय आने से डरते हैं। और क्या बोलना चाहेंगे एट लास्ट? मतलब बहुत सारी बातें आपसे तो बातें, इनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाएगा भाई साहब, और इनके साथ नहीं तमाम उन लोगों के साथ किया जाएगा जो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में लेके घूमते हैं, आपको कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन एट लास्ट अगर मान लीजिए मोदी जी आपके सामने खड़े हैं कैमरा लेकर के, क्या दिक्कत है भाई, पूछ दिया आपसे, तो क्या बताएंगे? मोदी जी का स्वागत करूंगा और कहूंगा जिस प्रकार से खुले मन से हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो बड़े आदमी हैं, उनको ज़रूर मीडिया को फेस करना चाहिए। मीडिया को नहीं फेस कर सकते हैं तो स्वतंत्र रूप से कभी हमारे हॉस्टल आएँ और हमारी समस्याओं को ही देख ले, शायद उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और जो एक वो कट्टरता वाली सोच को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको मैं चाहूँगा किताबों वाली सोच की तरफ लेके मुड़े। और किताब कॉपी जो लगातार कम हो रही है, जो शिक्षा को महंगी कर रहे हैं, उसको शायद वो हमसे बातचीत करने के बाद मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ कि मोदी जी ज़रूर जो शिक्षा का बजट है उसको जरूर बढ़ाएंगे, झूठ बोलना बंद कर देंगे। झूठ बोलना बंद कर देंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी किसी को इंटरव्यू नहीं देते हैं, लेकिन एक बार ट्राई करें द स्टूडेंट लाइफ पे, खुला है, मतलब एक अप्रोच। मुझे पूरे उम्मीद है कि आप आम काटने की सवाल नहीं पूछेंगे, मुझे ज़रूर पूछेंगे कि फ़ीस क्यों बढ़ा रहे हैं आप। गरीब छात्र जो बलिया, गाजीपुर और पूर्वांचल के क्षेत्रों से आ रहा है, जो कोसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों से आ रहा है, जिसकी माँ धान बेच के, गेहूँ बेच के उसको किसी तरह भेज रही है, अभाव में वो खुद रहती हैं और उनका बच्चा जो है यहाँ पढ़ने के लिए आता है, तो ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय से बाहर ना फेंके। वो विश्वविद्यालय के बाहर जो है ना, ईंट की दीवारें बड़ी नहीं होनी चाहिए जो उन छात्रों को रोक सके आने से। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि फीस अविलंब जो है कम कर दिया जाए, वरना आपकी डर और बढ़ेगी। फीस के साथ साथ डर और बढ़ेगी, धमकी देना तो बात अलग है, वो तो नहीं, धमकी मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ कि डर और बढ़ेगी इसलिए कि युवा जाग रहा है, युवा परेशान है, और 2024 की जो चुनाव होने वाले हैं उनसे उनको डरने की ज़रूरत है कि जिस युवा के ताकत के साथ आपने बड़ी संख्या में वोट लेकर आप सत्ता में आए थे, वही युवा आपके विरोध में जरूर वोट करेगा। 2024 तो बहुत दूर है, अभी बताइए 2022 में, अभी जो गुजरात का माहौल चल रहा है, क्या लगता है गुजरात बीजेपी जीत रही है? गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह पे बीजेपी को करारी टक्कर दी जा रही है। हिमाचल में तो तमाम सारे आप देखे होंगे सर्वे, वहाँ की फीडबैक भी आ चुकी है, बीजेपी भी अपनी हार मान चुकी है, और गुजरात में भी उन्हें करारा जवाब दिया जा रहा है। क्या आप आ रही है कि कांग्रेस आ रही है? आप आ रही है? आप एडवर्टीजमेंट में हैं, एग्जिस्ट नहीं करती है ग्राउंड पे। आप देख लीजिएगा, आप जो है ना बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है वहाँ, जो हाल उत्तराखंड में था। जनता, मुझे लगता है आपको वोट देने से ज़्यादा बेहतर है कि वो बीजेपी को वोट दे दे, क्योंकि जो उत्तराखंड की जो आपने जब स्टडी करेंगे ना,
तो जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो वोट परसेंट का मार्जिन है उसको आम आदमी पार्टी ने कैश किया, और आम आदमी पार्टी की वजह से ही बीजेपी की सरकार आई। तो किसी बी टीम को वोट देने से ज़्यादा बेहतर है कि सीधा बीजेपी को वोट दे दो। आम आदमी पार्टी लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो की बात करेंगे, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ, IIT से पढ़ा व्यक्ति रैशनल होना चाहिए। वही। और अगर लगता है आपको कि रुपया की जो हालत ख़राब हो रही है उसे लक्ष्मी जी गणेश जी की फ़ोटो लगाने से ठीक हो जाएगी, तो 56 करोड़ जो देवी देवताएं हैं उनका फ़ोटो तिरपाल जैसे नोट पे जो है लगा देना चाहिए, और उसको मिलके हमको लगता है कि शायद अगर वो सोच है तो शायद रुपया का हालत और बेहतर हो सकता है। अगर केजरीवाल जी सोचते हैं ऐसा तो सबका फ़ोटो लगा देना चाहिए। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक बातें हैं कि देश का भविष्य युवा जिसको हम इतना पूछते हैं उसके ऊपर पूरा वोट बैंक सारी चीज़ें पॉलिटिक्स खेली जाती है, उसके ही कर्मों पे, उसके ही फील्ड वर्क पे, उसके ही सब चीज़ों पे एनालिसिस होता है और सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। आपने कभी किसी भी सर्वे को ज्वाइन किया है? सब उसमें युवा होते हैं, बिल्कुल वही साथ देते हैं, साथ गवर्नमेंट का एक डाटा निकालते हैं और कहाँ कितने वोट हैं, वोटर हैं, क्या चीज़ें हमें कहाँ पे करनी चाहिए, सब वही करते हैं। और उन युवा की इज्जत होती है। और दूसरे जगह काशी हिंदू विश्वविद्यालय NIRF के रैंकिंग से नंबर 3 पे आती थी, अब 6 पे चली आई, और वहाँ के ये छात्र हैं, अध्यक्ष हैं NSY के, डिटेन करने वाली है पुलिस। पिछली बार की थी तो इस बार भी लगता है डिटेन करेगी। तैयार हैं आप? देखिए, सच बोलने के लिए तैयार हुआ, सच से किसी को भी डर लगता है तो अरेस्ट होने वाले हैं, हाउस अरेस्ट। और आपका क्या ओपिनियन है, अगर आप इनके जगह पे होते तो आप क्या करते? आपको 24 घंटा बंद कर दिया जाए और एक कांस्टेबल बगल में बैठा दिया जाए कि आप सिर्फ बाथरूम जा सकते हैं, आप अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, रूम के बाहर कदम नहीं रख सकते? नहीं, अगर देखिए, कलम और बंदूक दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर पुलिस का आपके फ़ोन भी आता है तो एक भय बनता है, और पुलिस आपके सामने बैठा हो तो पुलिस आपका दोस्त नहीं होता है ना, वो घबराहट होती है, और उस घबराहट में आप पढ़ लिख नहीं सकते। ये मैंने अपने डिटेंशन से एक्सपीरियंस किया है। तो ये है कहानी। दूसरी बार हमने कवर किया है भाई, ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार कवर किया है। पहले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया था, और इंटेलेक्चुअल ओपिनियन जो कमेंट बॉक्स में घूम रहे थे, आप भी पढ़ते हैं कभी? हाँ, मैं आपका चैनल लगातार देखते रहता हूँ। तो उस कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छे लोग आते हैं, तो अच्छे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके दिमाग में क्या ख्याल जग रहा है? मोदी सरकार को इस समय सबसे बड़ा डर जो होता है बीजेपी और मोदी सरकार के सामने, वो क्या है? उस डेटा को निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे। कुछ चीज़ें छूट गई हों कि हाँ ऐसे हम किसी और से मिलें जिसको डिटेन किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, और उससे क्या चीज़ें पूछनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमको आप कुछ सिखा सकें। बस यही मांग रहा हूँ। तो मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में, नए अंदाज़ सच, और पूरा ये ओपिनियन चाहिए इस वीडियो का कि क्या चल रहा है पूरे देश में, क्या चल रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, क्या चल रहा है छात्र के मन में, क्या चल रहा है सिविलियंस जो टैक्स पे करती है, टैक्स पेयर है, बहुत लोग हर एक जगह GST दे रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसे जूझ रहे हैं आप अपनी स्थिति से? संघर्षों में जीवन है कि जीवन में संघर्ष है? मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए अंदाज़। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।